विश्वास और सम्मान पर बात करी। मैं थोड़ा आगे के मूल्यों पर बात कर देता हूँ, फिर जो भी और प्रश्न होगा उस पर बात कर लेंगे। विश्वास की जगह पर हमने मुख्य रूप से ये बात करा कि मूल रूप में मेरे परिवार का जो दूसरा संबंधी है वो मेरा शुभ चाहता है, इस बात को देख पाने का नाम विश्वास है। परिवार का दूसरा संबंधी मूल रूप में मेरा शुभ चाहता है, मेरा सुख समृद्धि चाहता है, इस बात को देख पाने का नाम विश्वास है। ये बात हमने विश्वास की चर्चा करते समय की। सम्मान की जगह पर हमने ये बात की कि दूसरे को भी अपने जैसा मानव के रूप में स्वीकार पाना, देख पाना, ये सम्मान की न्यूनतम जगह है। इसके जगह पर अगर हम शरीर, सुविधा, मान्यता, इन आधारों पर भेद करते रहते हैं तो वो सम्मान नहीं होता, भेद होता है और वो किसी के स्वीकार नहीं होता। दूसरे मनुष्य को जब हम अपने जैसा देख पाते हैं, लक्ष्य के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, क्षमता के रूप में, एक होने के आधार पर, तो हमको समझ में आता है कि जैसा मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, सही समझ सकता हूँ, ऐसा ही दूसरा मनुष्य भी मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है। योग्यता के अभाव में जैसे हमसे गलती होती है वैसे सामने वाले से भी गलती होती है। तो अगर दूसरा हमको अपने से अधिक योग्य दिखाई देता है तो हम समझने, जीने के लिए, उससे समझने के लिए, सीखने के लिए तत्पर होते हैं। और अगर मैं दूसरे से अधिक समझदार, जिम्मेदार हूँ तो पहली जरूरत बनती है कि मैं जिम्मेदारी पूर्वक आपके साथ जीता हूँ। तो अगर मेरे और आपके संबंध में मैं अधिक समझदार हूँ ऐसा हमको लगता है तो संबंध में निर्वाह को करना ज़्यादा जिम्मेदारी से मैं कर पाऊँगा। ठीक है। आपको अगर कम समझदार, जिम्मेदार हैं तो आप उस निर्वाह को कम ही कर पाएंगे, ये मुझे पहले से ही पता है। तो आपकी समझदारी, जिम्मेदारी के बढ़ने में जो सहयोग मैं कर सकता हूँ वो सहयोग करता हूँ बिना शिकायत किए हुए। शिकायत की जगह नहीं बचती। अगर हमको दिखाई देता है कि जैसे मैं सही समझ सकता हूँ, सही जी सकता हूँ, ऐसे आप भी सही समझ सकते हैं, सही जी सकते हैं, तो शिकायत किस बात की करेंगे? अब हम स्नेह पर आ जाते। विश्वास और सम्मान, इन दोनों के आधार पर ही स्नेह पूर्वक जीना संभव है। उसके अभाव में स्नेह एक भाषा तो हो सकती, भाव नहीं हो सकता। तो स्नेह का मतलब है दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकार पाना, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटिव। दूसरे को अपने संबंधी के रूप में ये सब आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आपके हाथ में ये स्लाइड होगी। दूसरे को अपने संबंधी के रूप में देख पाना, अपने से जुड़ा हुआ महसूस कर पाना, इस भाव का नाम स्नेह है। दूसरे को अपने से जुड़ा हुआ देख पाना, अपने साथ संबंधित महसूस कर पाना, इस भाव का नाम स्नेह है। स्नेह की पहचान ये है कि जब आप हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देते हैं, हमको आपके साथ अपना जुड़ाव दिखाई देता है, तो जीने में हमारी जिम्मेदारी दिखाई देती, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती, निष्ठा दिखाई देती है, कमिटमेंट दिखता है। अगर हमारे जीने में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो मेरा स्नेह एक भाषा है, भाव नहीं है। हम शब्द बोल रहे हैं, वस्तु नहीं है वहाँ। मैं खूब कहूँ कि मैं आपको बहुत स्नेह करता हूँ, ठीक, लेकिन मैं दिन भर बैठा रखूँ और ये अपेक्षा करूँ कि सारा काम आप हमारे लिए करके दें, ठीक, ये कौन सा स्नेह? आप अपनी जिंदगी में बहुत सहजता से इस बात को देख सकते हैं कि जब कभी किसी के लिए मेरे मन में सचमुच स्नेह का भाव होता है तो उसके लिए कुछ करके हमको प्रसन्नता मिलती है, हमको खुशी मिलती है, वो करना हमको अच्छा लगता है।
वही स्नेह का भाव खत्म हो जाए तब हमको करना बोझ दिखाई देता है। तो घर में वैसे अतिथि आए हुए हों जिनको आप अपने साथ संबंधित महसूस करते हो, जिनके लिए स्नेह का भाव हो, चाय नाश्ता बनाना बोझ नहीं लगता है। लेकिन अगर ऐसे लोग आए हुए हों जिनके साथ आप बहुत अपने को संबंधित महसूस नहीं करते, स्नेह का भाव नहीं है, फिर भी चाय नाश्ता देना पड़ता हो क्योंकि पति के मित्र हों, भाई के कोई हों, बहन के कोई हों, शिष्टाचारवश दे रहे हों, वो देते हुए बोझ महसूस होता है। तो जिम्मेदारी और निष्ठा स्नेह के भाव के साथ स्वाभाविक है। लेकिन अगर विश्वास का ही भाव नहीं हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का ही भाव नहीं हो, तो स्नेह होने की संभावना ही नहीं है। आपको हमारे ऊपर शंका हो, हमको आपके ऊपर शंका हो, तो कौन सा स्नेह होगा? एक दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक जीने के बदले अगर हम अपमान पूर्वक जी रहे हैं तो अगला हमको संबंधी के रूप में दिखाई देगा कि विरोधी के रूप में दिखाई देगा? तो विश्वास और सम्मान ये दो आधारभूत मूल्य हैं संबंध में स्नेहपूर्वक जीने के लिए। वही बात यहाँ लिखी हुई है। और स्नेह का अभाव देखेंगे, अब्सेंस ऑफ अफेक्शन को देखेंगे तो विरोध के रूप में, द्वेष के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, अपोजिशन के रूप में, जेलसी के रूप में दिखाई देता है। और मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाऊंगा कि विश्वास, सम्मान, स्नेह इन भावों के साथ जीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि मेरे अपने सुखी होने के लिए ये जरूरी है। ये सवाल शुरू से पहले दिन से ही हम लोग देख रहे हैं कि जब कभी हमारे अंदर विश्वास के बदले अविश्वास होता है, सम्मान के बदले अपमान होता है, स्नेह के बदले विरोध या ईर्ष्या होती है, दूसरे को तो उसका पता तब चलता है जब आप जाके दूसरे को कुछ बोलाएं। लेकिन हम दूसरे को कुछ भी नहीं बोलने जाएं, मेरे मन के अंदर भी अपमान चल रहा हो, अविश्वास चल रहा हो, विरोध चल रहा हो, ईर्ष्या चल रही हो, तो हम अपने ही अंदर एक आग में जलते रहते हैं, एक असहज स्थिति में होते हैं, उस दुख को झेल रहे होते हैं, भोग रहे होते हैं, और दुखी होना हम चाहते नहीं हैं। तो मूल बात हम ये कह रहे कि स्नेह के भाव में जीना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है, ना कि दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए हम किसी तरह से स्नेह करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं झेल करके स्नेह को विकसित करने या निर्वाह करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। दूसरा हमको संबंधी के रूप में दिखाई देता है, उस संबंध में विश्वास और सम्मान के भाव के साथ परस्पर पूरकता का निर्वाह करना, स्नेह के भाव से जीना मुझे अपने सुखी होने के लिए आवश्यक दिखाई देता है, इसलिए मैं जीता हूं। वो मेरी अपनी तृप्ति का आधार है, ना कि आपके ऊपर उपकार है। क्या समझ में आए? नहीं। स्नेह पूर्वक जीना मेरे अपने सुखी होने के लिए जरूरी है। तो मैं स्नेह पूर्वक जीता हूं इसलिए कि वही मुझे अपने तृप्ति का उपाय दिखता है। मैं कोई आपके ऊपर उपकार करने के लिए स्नेह पूर्वक जी रहा हूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कोई आपको ऊपर उपकार करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए जी रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत गौण है, हो ही जाता है। हम अपनी तृप्ति को उसमें देख पाते हैं कि मेरे अपने सुखी होने के लिए मेरा स्नेह पूर्वक जीना जरूरी है, इसलिए हम स्नेह के भाव से जीते। और स्नेह के भाव की पहचान ये है कि जब कभी भी हमारा किसी के लिए स्नेह का भाव होता है तो उस रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट, जिम्मेदारी और निष्ठा, ये दोनों को हम बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। स्नेह का भाव नहीं हो फिर निर्वाह करना बहुत मुश्किल है, फिर हर चीज बोझ लगती, फिर हम बहुत सारा हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि हम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि किसी संबंध में जब ये हिसाब लगाने की जरूरत पड़ने लगे ना, तो हमको समझ लेना चाहिए कि स्नेह का भाव खत्म हो रहा है, कुछ गड़बड़ शुरू हो गया है। फिर क्या करें?
लौट करके स्नेह को समझने के आधार पर स्नेह के भाव को अपने में सुनिश्चित करें, उसको परस्परता में निर्वाह करें। और अगले का ध्यानाकर्षण करना हो तो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि वो ध्यानाकर्षण कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ये भी बताएंगे कि अगर अगला स्नेह के पूर्वक नहीं जी रहा हो तो ध्यानाकर्षण करना हो तो कैसे करें, ताकि हमारी बात भी कम्युनिकेट हो जाए और अगले को समस्या भी नहीं हो। फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अगर अफेक्शन है तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा, ऐसा बोला आपने। जी, माइक दे दीजिए पीछे। पर पूरकता के लिए जिम्मेदारी एवं निष्ठा। तो अगर स्नेह का भाव है तो जैसे मेरी बिटिया हैं, स्नेह का भाव है, मेरी सिस्टर का बेटा है, उसके लिए भी स्नेह का भाव है। लेकिन जब निर्वाह की बात आती है, जैसे बिटिया बीमार हो गई, या तो इमिडिएटली मैं जाऊंगा या वाइफ को भेजूंगा। लेकिन अगर भांजा बीमार हो गया है तो कई बार हम सिमिलर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी है, मेरी दीदी हैं, हम सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है तो वो इसका निर्वाह करेंगे। तो इसको फिर हम कैसे देखेंगे कि ये स्नेह का भाव है या नहीं? भाई अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसे कहूँगा कि ये बात तो सही है कि जब उसको फुलफिल करने जाएंगे तो पूरे संसार तो हम घूम घूम के नहीं जा सकते, लेकिन हम दो काम करते हैं। एक ये कि उनकी मम्मी या बाकी लोगों से बात करके इस बात को इंश्योर कर लेते हैं कि वो गई हुई हैं और देख रही, ठीक। तो द चाइल्ड इज बीइंग केयर्ड, ये हम इंश्योर कर लेते हैं। और अगर फैल गए हों और पूरे संसार के लिए सोचते हों तो हम पूरे समाज की व्यवस्था को इस तरह से बनाने की सोचते हैं कि हर बच्चे को स्नेह का भाव इंश्योर हो सके और उसका केयर मिल सके, तभी हो सकता है ना, नहीं तो कैसे होगा। तो समाज की व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से हम सोचते हैं। तो 3 लेवल पर काम है। जिस सीमा में हम जी रहे हैं वहां हम खुद करते हैं, जिसको कृत कहा, करना। दूसरी जगहों पर कराना है, हम कह पाते हैं करने के लिए, जहां हम नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पर वो भी नहीं हो सकता है, तो समाज की व्यवस्था को ठीक करने में हम भागीदारी करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो चीज हो जाती है। इनडायरेक्टली वो चीज हो जाती है। आपके बच्चे का केयर हो, इसके लिए अगर हम आपसे भी बात करते हैं ना, ठीक है, और आपको चीजें ठीक समझ में आ जाती हैं कि बच्चे के साथ ठीक जीने का स्वरूप क्या है, आपके बच्चे को अपने आप ठीक मिल जाएगा, मेरे बिना कुछ भागीदारी किए हुए। ये एक और ढंग है समाज में बड़े स्केल पर चीजों को करने का। स्नेह का हेलो, मुझे विरोध अपने आप में दिख रहा है, 1 दिन से 2 दिन से ऐसे कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं उसको प्रदर्शित भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो विस्फोट हो जाता है। लेकिन जब वो मुझ में विरोध की भावना थी, मतलब है, तब तक वो कंटिन्यू मुझे दिखाई दे रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में मतलब आप बोल रहे हैं कि उसे देखें, आपकी विरोध जब आ रहा है तो उसको कंटिन्यू देखते रहें। देखते रहने से फिर कब क्या होगा? नहीं, मैंने तो अभी ये कहा ही नहीं है कि देखते रहें। नहीं, जब हमारे मन में विरोध पैदा हो रहा है, जिस समय भी मन में विरोध पैदा हो रहा है तो पलट के देखें कि विश्वास और सम्मान में से कोई एक भाव चूक गया है, या तो हमको अगले की चाहना के ऊपर शंका होना शुरू हो गया है। हाँ, हो रही है, ठीक। तो लौट करके देखें कि विश्वास का भाव हमारे अंदर हिल गया है, ये उसका कारण है। तो उस विरोध को ठीक करने के लिए विश्वास के भाव को वापस स्थिर करने की जरूरत है, अन्यथा वो ठीक नहीं होगा। ये तो आपको दिख रहा है ना कि विश्वास में दूसरे की चाहना के ऊपर शंका शुरू हो गई है, वो विरोध का कारण है। तो दूसरे की चाहना के ऊपर आश्वस्ति हम समझ के आधार पर ला पाएंगे, तभी ये विरोध ठीक होगा, नहीं तो कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? आते हैं और इनको मेरा प्रश्न ही बाकी रह गया था, लेकिन उन्होंने मांग लिया और प्रश्न पहली बार पूछे तो मैंने कहा उनको देना ठीक रहेगा।
तो भैया ये जो स्नेह का भाव है उसका मूल्यांकन का आधार जो ये निर्वाह के जो तरीकों को हम लेते हैं उसको अगर आधार लेंगे तो फिर वो वहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न रहेगा, ऐसा मेरे को समझ में आता है। हाँ, अभी थोड़ा स्नेह को और एक्सप्लेन कर देता हूँ तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। स्नेह की मूल में देखिएगा क्या है, तो शुभ कामना है। मैं आपका शुभ चाहता हूँ, ये अगर मेरे में बना रहता है तभी स्नेह की संभावना है, नहीं तो कोई संभावना नहीं। मैं आपका शुभ चाहता हूँ, ये बात अगर हमारी ओर से बनी रहती है तो मेरा आपके प्रति स्नेह है। अगर ये शुभ कामना ही नहीं बनी रहती है मेरी आपके प्रति तो कौन सा स्नेह कि नहीं? ये समझ में आता है कि अगर मेरा आपके प्रति स्नेह का भाव है, पिछले दिन पूछ रहे थे कोई कैसे पहचाने कि स्नेह है, ठीक है, उसकी लिस्ट है ये सारी। स्नेह के मूल में शुभ कामना होती है, अगले के लिए शुभ की चाहना होती है, ठीक है। दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान हम देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जितना कंसर्न्ड हम अपने सुख दुख के लिए होते हैं उतना ही कंसर्न्ड हम आपके सुख दुख के लिए भी होते हैं, अगर हमारा स्नेह का भाव है तो। अगर हमारा आपके प्रति स्नेह का भाव है तो उसकी पहचान है कि जितना हम अपने सुख दुख के लिए कंसर्न्ड होते हैं उतना ही हम आपके सुख दुख के लिए भी कंसर्न्ड होते हैं। अगर वो कंसर्न नहीं दिखेगा तो मेरा स्नेह एक भाषा है, वास्तविकता नहीं। हम अपने सुख दुख का तो खूब सोचें, आपका कुछ भी ना सोचें तो कैसे होगा कि स्नेह? कैसे होगा? ऐसे ही उसकी एक और पहचान है स्नेह की कि दूसरों की उपलब्धियों में हम उतना ही प्रसन्न हो पाते हैं जितना अपनी उपलब्धियों में होते हैं। ये स्नेह की एक पहचान है, ठीक। तो आपकी उपलब्धि से हमको ईर्ष्या नहीं होती है, जलन नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, अगर स्नेह का भाव है तो। स्नेह का भाव नहीं हो तो आपकी हर उपलब्धि हमको परेशान करती है। तो अपने स्नेह को टेस्ट करने के लिए जो पूछ रहे थे ना, ये उसके पैरामीटर्स, ऊपर वाले जो 3 बातें लिखी हुई हैं वो उसके पैरामीटर्स। ऐसे ही ये जो पीछे के सेशंस में बार बार बात हो रही है कि दूसरे ने गलती किया, हमने गलती की, ये सारी गलतियां जब तक अपने अंदर हम बैठा करके रखेंगे स्नेह होने की कोई संभावना नहीं। आपको देखते ही अगर हमारा घाव बहना शुरू हो जाए, उसमें रिसना शुरू हो जाए, दर्द आना शुरू हो जाए, स्नेह कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो घाव भरना जरूरी है स्नेह के होने के लिए। घाव खुला हुआ है, उससे मवाद निकल रहे, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो स्नेह क्या होगा? तो स्नेह होने के लिए अपना घाव भी भर पाना जरूरी है, दूसरे में घाव हो गया है तो उसको भरने में सहयोग कर पाना भी जरूरी है। वो नहीं होगा तो स्नेह कैसे हो पाएगा? हम अगर शिकायतों से भरे हुए हैं, पीड़ाओं से भरे हुए हैं, एक राउंड में जरा बच्चों के कुछ प्रश्न को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर उधर आऊँगा मैं, नहीं तो इनको फिर पकड़ में नहीं आएगा तो छूट जाएंगी चीज़ें। तो ये समझना जरूरी है, स्नेह का मतलब है अगले को अपने संबंधी के रूप में स्वीकार पाना। उसमें जो हमारा दायित्व कर्तव्य होता है उसको निर्वाह करने का कमिटमेंट होना, निष्ठा होना। उसकी एक बहुत सरल पहचान है कि दूसरे के सुख दुख को हम अपने सुख दुख के जैसा पहचानते हैं। दूसरे की उपलब्धियों से हमको प्रसन्नता होती है, न कि ईर्ष्या होती है। दूसरे की जो गलतियां हैं या अपनी जो गलतियां हैं, हम उस घाव को भरने के काम को कर पाते हैं, तभी स्नेह कर पाते हैं। वो घाव अगर खुला हुआ है तो स्नेह होना कठिन है, कठिन है। आपको देखते ही अगर हमको अपना सारा दुख याद आना शुरू हो जाए तो कैसे स्नेह को इंश्योर करेंगे? तो अपने दुखों से बाहर निकलना जरूरी है स्नेह के भाव में आने के लिए। हम खुद दुखी हैं, दूसरों को दुखी बांट सकते हैं, और क्या बांटेंगे?
फिर करने जाएंगे स्नेह, करके आएंगे समस्या। ये समझ में आता है? बहुत समेट के मैं फिर से 2-3 लाइन बता दूं, फिर बताना हमको। दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारना, ये स्नेह है। दूसरा हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे संबंधित है, इसको देख पाने का नाम स्नेह है। इसकी पहचान ये है कि हमको जीने में जिम्मेदारी दिखाई देती है, निष्ठा दिखाई देता है, कमिटमेंट दिखाई देता है। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके फुलफिलमेंट के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कमिटेड होते हैं। अगर वो कमिटमेंट नहीं है तो स्नेह नहीं है, और कमिटमेंट है तो उसका पहचान दिखाई देता है कि दूसरे के सुख दुख को हम अपने सुख दुख जैसा महसूस कर पाते हैं। दूसरे की उपलब्धियों में हम उतना ही प्रसन्न हो पाते हैं जितना अपनी उपलब्धियों में होते हैं, ना कि उनसे ईर्ष्या और विरोध होता है, हमको द्वेष होता है, जलन होता है, ऐसा नहीं होता। ये स्नेह की पहचान है। अभी अगर देखेंगे कि स्नेह कई बार टूटता क्यों है, तो उसके ये 2-3 कारण दिखाई देते हैं। जो ठीक हो रहा है उस पर ध्यान नहीं होकर जो ठीक नहीं लगता है उसकी शिकायत पर हमारा ध्यान होता है, और इसको पकड़ेंगे तो जिंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रूट आपको समझ में आ जाएगा। हम जिन लोगों के साथ भी घर में जी रहे होते हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या ठीक नहीं किया है उसकी लिस्ट तो हम अच्छे से बना के रखते हैं। हम जिनके साथ घरों में जी रहे होते हैं ना, उन्होंने क्या क्या ठीक नहीं किया है हमारे साथ उसकी लिस्ट तो हम एकदम अच्छे से बना के रखते हैं, लेकिन क्या क्या ठीक किया है उन्होंने हमारे साथ उस लिस्ट को हम बहुत आसानी से भूले रहते हैं। ठीक है, मैं तो सबको एक होमवर्क देता हूँ जो आप लोगों को भी देना चाहूँगा। बहुत आसानी से घर के उन 2-4 लोगों के लिए जिनके साथ आप जीते हैं, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, विवाह हो गया है तो पति पत्नी होंगे, ठीक, इतने संबंध घर में मोटे तौर पर दिखते हैं, माता पिता का, भाई बहन का, विवाह हो गया हो तो पति पत्नी का। इन संबंधों में जिन लोगों के साथ हम जी रहे हैं ना, और जहाँ भी बहुत शिकायत दिखती हो, एक पेज लेकर के आधे हिस्से में क्या क्या समस्याएं हैं आपकी, क्या क्या उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है, उसको लिखिए, और दूसरे साइड में उसको लिखना शुरू करिए जो जो उन्होंने आपके साथ ठीक किया। ये होमवर्क समझ में आया? इस पर हम बात करेंगे और कल इसको हम देखेंगे। प्रश्न क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करूं। घर के जो हमारे अपने लोग हैं, माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, विवाह हो गया है तो पति पत्नी संबंध होगा, मित्र लेना चाहें मित्र भी ले लीजिए। इन संबंधों में जिनसे भी आपको शिकायत है, एक तरफ पहले सारी शिकायत लिख दीजिए कि ये उन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया, ठीक। दूसरी तरफ वो लिखना शुरू करिए जो जो उन्होंने आपके साथ ठीक किया है। ये लिस्ट समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये ड्रेस खरीद के दे दो, नहीं दिया। आपने कहा यहाँ जाना है, जाने से मना कर दिया। आपकी शिकायत होगी, लिस्ट में लिख लीजिए कि शिकायत यह है कि हम यहाँ जाना चाहते थे, हमको मना कर दिए। हम ये सामान खरीदना चाहते थे, उसके लिए मना कर दिए। ठीक, जो भी हो लिख लीजिए। हम ये ड्रेस पहनना चाहते, मना कर दिए। ठीक, जो भी आपकी लिस्ट हो पूरी बना लीजिए। एक दूसरी लिस्ट इस बात की बनाइए कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है। ठीक, क्या क्या किया है उस लिस्ट को बना के देखिए और फिर बताइएगा। हाँ, मेरा नाम नमन जैन है भैया। मैं अभी इस स्नेह से ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड था, है ना, तो अब वो कहीं पे एक छोटा रिक्वेस्ट करूं जी। इस जो बात मैं अभी होमवर्क कह रहा था उससे रिलेटेड पूछ रहे हैं या अन्यथा पूछ रहे हैं? नहीं, स्नेह से रिलेटेड ही है। तो स्नेह इन जनरल पर बात करेंगे। पहले ये होमवर्क क्लियर हुआ जो मैंने कहा? हाँ, होमवर्क क्लियर हो गया। रिपीट कर दीजिए आप। कि लिस्ट बनानी है जिसमें अगर मेरे फैमिली मेंबर्स है, मेरे जो कनेक्शंस है, क्लोज कनेक्शंस, उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, और उसकी लिस्ट बनानी है क्या चीज़ नहीं की, या मेरे मेरे पसंद की चीज़ नहीं की, उसकी लिस्ट अलग से बनानी। 2 लिस्ट हमको बनानी है। हाँ। एक जो उन्होंने नहीं किया वो तो याद होगा ही सब आपको,
थोड़ा जोर डाल के वो भी देख लीजिए कि क्या क्या किया है उन्होंने। हाँ क्या क्या ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे दूं, मान लीजिए कि आप बाइक खरीदना चाहते थे, मना कर दिया, जी ठीक, लेकिन घड़ी खरीद के दे भी दिया होगा जो आप अपने हाथ में पहने हुए हैं, जी कि नहीं? जी वो टी शर्ट भी हो सकता है, शर्ट भी हो सकता है, दिया हो। जी। मैं अनुमान कर रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं, ठीक है। चश्मा कह रहे हैं, वो भी है। जो देता है ना उसको बड़ा ध्यान रहता है कि क्या क्या दिए हैं। तो ये गार्जियन है आपके, ये एकदम हिसाब रखे हुए हैं कि किस किस दिन क्या क्या दिए थे। तो ये लिस्ट बना के एक बार देखिएगा, जी जी फिर कल हम उस पर बात करेंगे कि कौन सी लिस्ट ज़्यादा है, कौन सी कम है। हाँ बताइए अब। मेरा क्वेश्चन बस ये था, मैं कितना समझ पाया स्नेह को वो बताना चाह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ कि मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मेरे साथ अच्छी मेमोरीज थी। अब वो कहीं पे भी मुझे अगर मार्केट में कहीं पे भी दिखता है तो मेरी इच्छा नहीं होती इससे बात करने की, मैं मुंह फेर लेता हूँ। तो इसको मैं इस तरीके से समझूँ कि, लेकिन मैं बात नहीं करता, मुंह फेर लेता हूँ, लेकिन इसको मैं इस तरीके से देखूँ कि उससे स्नेह जो है वो उसके पास्ट मेमोरीज है हमारी, उससे मुझे स्नेह, लेकिन उस फ्रेंड से स्नेह नहीं है। तो मैं सही समझ पा रहा हूँ ये चीज़? हाँ, उसको अगर पलट के कहेंगे तो पास्ट मेमोरीज का आपको दुख है। आप जो मुंह फेर लेते हैं, हाँ ये मुंह क्यों फेर लेते हैं? क्योंकि पास्ट मेमोरीज में कुछ अच्छा भी जिए होंगे, लेकिन जो लास्ट टाइम में हुआ है, जिसने आपको पीड़ित किया है, आहत किया है, उसके दुख के कारण हम मुंह फेर लेते हैं। तो ये स्नेह का भाव नहीं है, ये तो वस्तुतः शिकायत है, शिकायत है, कंप्लेन है। नहीं, ओके ओके जी। भैया ये इसमें जस्ट एडिशन है, 10 साल का रिश्ता है, लेकिन वो एक इंसिडेंट इतना खतरनाक कैसे कर देता है? ये अपने लिए पूछिए ना कि दूसरों के एक इंसिडेंट से आप कैसे इतने बर्स्ट हो जाते हैं। तो हमारे स्नेह में कहीं अपेक्षा इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि आपका जो दूसरा पॉइंट है, मेरे जैसा मैं देख रहा हूं, मैं तो ऐसा देखता था कि मेरे से ज्यादा देखता था, मेरा तो वहां गौन ही था। तो ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं तो फिर तो बहुत भयंकर शौक लगता है। तो लगेगा ही जी। क्या हो गया है, अभी हम एक दूसरे से अपेक्षा रखने पर तो बहुत ध्यान देते हैं, निर्वाह पर ध्यान नहीं देते हैं। हम निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, इस पर ध्यान नहीं है। अपेक्षाएं दूसरों से हम रखते हैं। फिर क्या होता है, खास करके जब परिवार में हम बच्चों के साथ बात करने जाते हैं ना, तो ये दिखता है कि अपेक्षाएं तो हमारी बहुत सारी हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो बेसिक समझदारी, जिम्मेदारी देना था ना, वो हमने स्कूल के लिए ट्रांसफ़र कर दिया है, घर में काम करने वाली जो आती है उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, या और 4 जगह कर दिए होंगे, ठीक है। तो वो बेसिक समझदारी, जिम्मेदारी जो बच्चे में ट्रांसफ़र होनी थी, वो कौन करेगा? जो सवाल मैं हर बार पूछता हूँ, ठीक है, मुझे भी पता है कि नौकरी करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, सब करना होता, ठीक, लेकिन हमको ये तो पहचानना पड़ेगा कि कितना समय और प्रयास किस बात के लिए लगाएंगे। अगर बच्चे को बेसिक समझदारी, जिम्मेदारी देने का काम हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, तो हमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारे लिए बच्चा और उसका संस्कार महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा महत्वपूर्ण है। ये तो क्लियर है ना। और थोड़ा बढ़ा के कहूँ तो उस पैसे से जो घर में टीवी लाते हैं, सोफा लाते होंगे, बड़ा मकान खरीद लेते होंगे, कहीं ज़मीन का इन्वेस्टमेंट कर लेते होंगे, वो ज़मीन, सोफा, मकान और टीवी महत्वपूर्ण है, बच्चा महत्वपूर्ण नहीं है। जाने ही सही, अनजाने ही सही, पर हो तो यही रहा है ना। ये डिज़ाइन पकड़ना ज़रूरी है। हम अपेक्षा तो रखते हैं बच्चे से कि वो बड़ा होकर के ठीक जिए हमारे साथ, लेकिन ये 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल हमने तैयारी क्या किया उसको समझदार और जिम्मेदार बनाने के लिए? मैथ्स पढ़ाना सिखाते हैं तो बच्चे को मैथ्स आता है, इंजीनियरिंग की तैयारी करवाते हैं तो बच्चा इंजीनियर बन भी जाता है, अमेरिका भेजने में जी जान से लगे रहते हैं तो भेज चला भी जाता है। अब आप लौट के अपेक्षा रखते हैं कि अमेरिका जाने के बाद वो आपको पैसा भेजे, आपको भी ले जाए, और जब आप मरें तो आ जाए,
ये ट्रेनिंग तो दिए नहीं ना जी, ये शिक्षा संस्कार तो हुआ नहीं ना। अमेरिका जाने का शिक्षा संस्कार हो गया तो पहुंच भी गया, वो पहुंच गया। लौट करके अगर वो वाले भाग को हम नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। अच्छा, आता हूँ, प्रश्न में सुनूंगा, माइक इनको दे दीजिए, बस 1 मिनट के लिए मैं बात पूरा कर देता हूँ। तो एक तो देखिए हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, वहाँ माइक है, हम एसी बस का इंतजाम कर देते हैं, स्कूल की फीस भर देते हैं, बढ़िया डीपीएस में या जो भी स्कूल हो इंटरनेशनल उसमें एडमिशन दिलवा देते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ पार्टी करने के पैसे का इंतजाम कर देते हैं। ये सब लौट करके देखिए सुविधा के आयाम में किया गया सहयोग है, ठीक है। इसमें न समझ है न भाव है। समझ और भाव के नाम पर कुछ करने भी जाते हैं, उसको बुला के पूछते हैं नंबर कितने आए, कुछ बोलता है बेचारा, नालायक कहीं का, ठीक है। इसी दिन के लिए तुम्हारे ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इससे तो अच्छा है बिजनेस शुरू कर दे कुछ, ठीक है, ठीक है। ये जो डिजाइन होता ना हमारा, और नाराज हो गए तो 2-4 थप्पड़ लगा लेते, और नाराज हो गए तो कुछ और बोल लेते। और अच्छा, झगड़ा वहीं से नहीं शुरू होता है, झगड़ा मम्मी तक चला जाता है, तुम ही इसको बिगाड़ के रखी हो, ठीक है, तुम्हारे कारण ही ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है। वो बच्चे पे भी नहीं रुकता है। ये जो हम फैला रहे हैं ना पूरे क्रम को, तो समझदारी के नाम पर हमको लगता है हमने नंबर पूछ लिए, 2-4 डांट लगा ली, बेटा ये करो ये ना करो के उपदेश दे दिए, ठीक है, इतने बजे तक घर लौटाओ, इतने बजे तक उठो, इतने बजे तक सो, इतने बजे तक जागो। हमको लगता है ये उपदेश दे लेना कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। हम लौट के इतना भी नहीं देखते हैं कि इन उपदेशों का कुछ प्रभाव भी किसी पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। समझने सीखने की कोई प्रक्रिया भी होती है कि नहीं होती है। बच्चे का आज के दिन स्थिति ये हो गया है, घर में जो भी उसको उसके साथ ट्रीट होता है, अपने मन की बात बोलने तक को तैयार नहीं है जी। ज़्यादातर घरों में स्थिति यह है कि बच्चा अपने मन की बात माँ बाप से शेयर भी नहीं कर पाता, फिर वो शेयर करने के लिए बाहर बैठा रहता है रात के 12 बजे तक। तो हम कहते हैं नालायक घर लेट आता है, ठीक है, बिगड़ने के लिए हमारा ही घर मिला था, ठीक है। हमको ये बात को पहचानने की ज़रूरत है कि बेसिक शिक्षा संस्कार में समझदारी देना, जिम्मेदारी देना, संबंध के भाव को समझने में सहयोग करना, उसको जीने की योग्यता में को विकसित होने में सहयोग करना, ये मूलभूत ज़रूरत है। उस पर अगर समय और प्रयास नहीं लगाएंगे तो उम्र बढ़ने के साथ अपने आप विकसित हो जाएगा। ये जो हम मान के चलते हैं ये कैसे संभव है जी। सॉरी। हेलो। 15-20 मिनट पहले जब विषय आपने शुरू किया तो स्नेह की बात हो रही थी कि स्नेह क्यों जरूरी है, मतलब समाज में हम क्यों स्नेह की भावना रखें, या उसकी मतलब वो परिवार से बात को शुरू परिवार से लेते हुए आगे तक। तो अगर कोई परिवार या व्यक्ति 150 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ का मालिक है, उसको समाज की बहुत जरूरत ही नहीं है। मतलब उसको मतलब एक परिवार से भी अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है और उसको सब सुविधाएं उसके डोर स्टेप पे उपलब्ध हैं, तो फिर उसको बहुत ज्यादा स्नेह के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ना, मतलब इमोशनली वो बहुत रिच है या नहीं है, उसको अपनी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा इन बातों से। और ये एक बहुत पैसे वाले और आप पहले दिन थे क्या सेशन में? नहीं ना। हाँ। पहले और दूसरे दिन इस पर हम लोग बहुत बात किए हैं कि पैसा होने के बावजूद भी संबंध की क्या जरूरत है। ठीक है, इस पर काफी बात हो चुकी है, ऑलरेडी सेटल्ड है लोगों का जी। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं अपने एग्जांपल से, मेरी बेटी पढ़ने गई कनाडा, मैंने उसको बोला न्यूजीलैंड जाओ, उसने सेलेक्ट किया कि मैं कनाडा जाऊंगी, पहले से कुछ वहाँ रिश्तेदार हैं, वो कनाडा चली गई, पढ़ रही है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन मैंने अपने मन में कभी ये नहीं, और बच्ची को मैंने बोला भी है कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुम्हारे से, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो। ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। नहीं, मेरे खुद के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ऐसा कहिए मैं बीमार हूँ, तुम इंडिया आओ, तुम वहां कमा के डॉलर भेजो,
ये कोई एक्सपेक्टेशन, मैंने उसको क्लियर किया जी जी कि तुम जी, जी, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जी, ठीक जी, से रहो, बस जी, जी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन। ये तो किसी की भी रहेगी, पड़ोसी के बच्चे के लिए भी रहेगी कि वो ठीक से जिए, जी 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 लेकिन अपने लिए मैंने कोई उम्मीद मन में दबा के छुपा के रखी हुई नहीं है। जी। उसको क्लियर भी किया कि अपना, हमारी तरफ से कोई बर्डन दिमाग में कैरी मत करना। जी। तो एक ये फंडा मेरे को लगता है कि कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? आई मीन, मैं इतना ही कहूँगा इसके उत्तर में कि अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है, ये आपके लिए काम करता है, तो ज़रूर करिए। मुद्दा तो आपके लिए काम करने का है। अगर ये करता है तो ज़रूर किया जाए, ठीक। लेकिन अगर हमको किसी संबंध में जिम्मेदारी दिखाई देती है, ठीक, वहाँ अपनी भूमिका और भागीदारी दिखाई देती है, तो परस्पर पूरकता के लिए उसको निर्वाह करने का नाम ही स्नेह है। तो अगर हमको कहीं संबंध दिखाई देता है, संबंध में जिम्मेदारी दिखाई देती है, उस जिम्मेदारी का हम निष्ठापूर्वक निर्वाह करने का सोचते हैं, तो स्नेह है। ये बात सही है कि हम इन भावों को दूसरों से मांगने की बात नहीं, हम इन भावों को समझ के आधार पर स्वयं में सुनिश्चित करके दूसरों को देने की बात कर रहे हैं। तो ये भाव परस्परता में दूसरों से मांगने की बात हम नहीं कर रहे। हम लोग शुरू से जो बात कर रहे हैं वो ये कि अस्तित्व को, मानव को, परिवार को ठीक ठीक समझने के आधार पर संबंध में जिन भावों की सहज रूप में अपेक्षा होती ही है हमारी एक दूसरे से, उन भावों को स्वयं में सुनिश्चित करके दूसरे को दिया जाए। हिंदी थोड़ी कठिन हो गई होगी। एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ कि इन भावों को अपने में इंश्योर किया जाए और दूसरों को दिया जाए। राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं, ना कि इन फीलिंग्स को दूसरे से मांगा जाए, हम ये बात कर रहे हैं। ये तो मैं कहूँगा। ये आपने बोला ना कि फिर हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जब हम बीमार, हमें भी अमेरिका ले जाए, कनाडा ले जाए, या हम बीमार हो तो आए, या मरने पे आए। तो ऐसी अपेक्षा क्यों रखना जब हम 7 समुंदर पार खुद भेज रहे हैं, या विद इन इंडिया ही है, विद इन होम है। तो बच्चों से या किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखना, उसको ठीक ट्रेनिंग दो, उसको ठीक बताओ जीवन का सही गलत क्या है, बट उम्मीदें लगा के रखना। मैं देखता हूँ कि पक्षी जब बच्चे पैदा करते हैं बड़े जतन से घोंसला बनाते हैं और अंडे रखते हैं, फिर खूब तकलीफ उठा के उनको बड़ा करते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं बच्चे। वो नहीं देखते कि ये कब आएंगे वापस हमारे को कुछ देने के लिए या हमसे लेने के लिए। देखिए, मैं दूसरों के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, पर एक बच्चे के रूप में मैं तो माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। मेरा तो एकदम सिंपल उत्तर है कि अगर हमसे पूछिएगा तो मैं तो माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ, ध्यान रखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि एक उम्र में उस सेवा की ज़रूरत भी है, ठीक। वो हम हॉस्पिटल को भेज दें, नर्सिंग केयर को भेज दें, पैसे का चेक काट दें, मुझे लगता है उससे शरीर का फिर भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। जो भावनात्मक ज़रूरत होती है, जो होती है कई बार, ठीक है, जिनकी नहीं हो उनकी मैं बात नहीं कहूँगा, पर जिनको होती है वहाँ तो वो पूरा करने की ही ज़रूरत दिखाई देती है। अपना कर्तव्य पूरा करना ज़्यादा जरूरी है या अपेक्षा लगा के रखना ज़्यादा जरूरी है? मैं ये कह रहा हूँ कि अपने कर्तव्य को अगर हम ठीक ठीक पूरा करते हैं तो अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, मतलब अगर नहीं पूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। वही देखिए, अगर नहीं पूरी हो रही है तो हमको कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि कर्तव्य निर्वाह में कोई चूक तो नहीं हो रही है। हम इतना प्रश्न पूछ के छोड़ना चाहेंगे कि अगर अपेक्षाएं नहीं पूरी हो रही हैं तो हमको रुक के एक बार देखना चाहिए कि कर्तव्य निर्वाह में कोई चूक तो नहीं हो रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के फुलफिलमेंट करने में कोई गैप तो नहीं रह जा रहा है, ये पहचानना ज़रूरी है। अगर अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे नीड्स को फुलफिल करने में कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो। रिपीट कर देता हूँ। जैसे माता पिता को ये लगता कि बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक, उनको जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, या अपेक्षाएं हमारी जो हैं उचित वो पूरी नहीं हो रही हैं, हमको लौट के ये देखना चाहिए कि बच्चे को बड़ा करने के प्रोग्राम में कोई कमी तो नहीं छोड़ रखा है हमने, उसको देखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि अगर उसको हम ठीक ठीक पूरा करते हैं
और वो सही समझ और संस्कार देने के काम को हम करते हैं समझदारी के आधार पर। संस्कार का मतलब करो न करो की लिस्ट देना नहीं है। संस्कार का मतलब है वास्तविकता को समझने के आधार पर उसको वो बात समझ में आ जाए और वैसा जीने की प्रवृत्ति बन जाए। जो शुरू से ही हम लोगों ने बात किया था कि मानव का संतान समझ करके ही जीना चाहता है। मान करके दूसरे के पीछे चल के दूसरे की बात सुन के 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन 2 साल 3 साल का बच्चा मुश्किल से जीता, उसके बाद कोई नहीं जीता। और वो छोटा बच्चा भी सही को समझना चाहता है, समझने के आधार पर ही सही जीना चाहता है। तो ये समझ में सहयोग करना, उसको विकसित करने के लिए सच्चाइयों के प्रस्ताव को उसको देना और जांच परख करने के लिए प्रोत्साहित करना मूल मुद्दा है, न कि दबाव दे करके मनवाना मूल मुद्दा है। मतलब ये शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया को समझना जरूरी है कि ये दबाव दे करके मनवाने की बात नहीं है दूसरे से। ये सही का प्रस्ताव दे करके अगले में जांच परख को, एक्सप्लोरेशन को फैसिलिटेट करने की बात है कि धीरे धीरे वो सच्चाइयों को देख ले कि क्या सही है क्या गलत है। पर शिक्षा संस्कार पे नहीं आते हम लोग, वो जब समाज पर बात करेंगे तो हम आएंगे। इनको माइक दे दीजिए। अभी हम इतना ही बात कह रहे कि दूसरे को संबंधी के रूप में जब हम देख पाते हैं तो इस भाव का नाम स्नेह है। स्नेह की पहचान ये है कि हम अपनी ओर से जिम्मेदारी और निष्ठा का निर्वाह करते हैं। तो इन सभी भावों को इसलिए हम नहीं देख रहे कि दूसरों से इनको मांगने भर का प्रोग्राम हम करेंगे। इसको अपने में इंश्योर करके दूसरों को एक्सप्रेस करने का काम अगर हम करते हैं, आपको स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। आप अपने में इन फीलिंग्स को इंश्योर करके हमारे प्रति एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, हमको स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। सर मैं एक ना भाव की बात करना चाहूँगा कि एक भाव है मेरे मन में कि जो भी रिश्ते या फिर जो भी रिलेशन मैं अपने जीवन में बनाता हूँ, वो मित्र का हो या फिर किसी भी तरह का रिलेशन हो, तो एक फीलिंग है कि मैं अनजान नहीं होना चाहता उससे जीवन भर। बेशक वो मेरे साथ रहे ना रहे, मैं उनसे अनजान नहीं होना चाहता। मैं और भी उदाहरण दे सकता हूँ, बट एक सही सटीक उदाहरण जो बनता है वो रिलेशनशिप में बहुत सटीक बनता है। जैसे कि कोई रिलेशनशिप में आप 3 से 4 साल 5 साल 6 साल कितने भी साल रहे हो, वो एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं और बताते हैं। आज जैसे कि वो सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, खाया या नहीं खाया, पिया या नहीं पिया, सब कुछ पता है। उनको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे। बट एक खोखला सा शब्द जब आता है, मतलब ब्रेकअप जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं, जो उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, और वो जैसी आता है उनके बीच में, वो एक दूसरे से इस तरह अनजान हो जाते हैं जैसे कि शायद कभी जानते ही ना हो। वो आज उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि आप जिंदा भी है या मर गए हैं, ना ही वो उनका टेक्स्ट है ना ही मैसेज है। तो ये जो अनजान हो जाना है, तो यहाँ पे ये जो स्नेह है, रिस्पेक्ट है, या फिर मैं कहूँ प्रेम की भावना है, वो कहाँ चली गई? वो खत्म हो गई या फिर थी ही नहीं कभी? ये अच्छा प्रश्न है। प्रेम पर तो हम आएंगे। अभी आप प्रेम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे लिए प्रेम का क्या अर्थ है उस पर आएंगे, तभी हम लोग आपस में उस पर बात कर सकते हैं। ठीक। और रिलेशनशिप और ब्रेकअप उस संदर्भ में भी हमको बात करना ही है, तो हमारा एक टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे ही। लेकिन एक लाइन का उत्तर जरूर हम देंगे, जिसको अभी बढ़ाएंगे नहीं हम, उसको हम वहाँ जाके करेंगे। और वो उत्तर एकदम सिंपल है। अभी हम जो स्नेह करते हैं वो दूसरे को संबंधी पहचानने, स्वीकारने और समझने के आधार पर नहीं करते। अगर इस तरह से हो रहा है तो हम नहीं करते। दूसरा मेरे मनोनुकूल कुछ सहयोग कर रहा है, इस आधार पर लेन देन का व्यापार करते हैं। ठीक। वो लेन देन का व्यापार शुरू किए हैं, तो जब अगले की तरफ से टूटता है तो हमारी तरफ से भी टूटने के लिए बैठा हुआ है। तो बिजनेस है एक तरह का। एक भाव और है सर कि जैसे कि मैंने भी आपसे अभी पहली लाइन में यही कहा था कि मैं नहीं चाहता, पर मैं कभी, बेशक वो मेरे साथ उस रिलेशन में वैसा ना रहे जैसा था, पर मैं अनजान नहीं होना चाहता। अनजान होने का मतलब कि मैं नहीं चाहता कि कभी भी ऐसा हो कि बेशक मैं जिस तरह से वो रहता था वैसा ना रह के, ऐसा तो रहे कम से कम कि हाँ मैं उसके बारे में जान सकूं, वो मेरे बारे में जान सके, मैं जान सकूं कि हाँ
कहाँ है, आएंगे कैसा है, कैसा नहीं? आएंगे आपके प्रेम के भाव पर उसी समय आएंगे जब आगे की बात करेंगे। वहाँ माइक दे दीजिए प्लीज। अभी तो हम स्नेह पर फिक्स रखते हैं कि स्नेह का मतलब है दूसरे को अपने से जुड़ा हुआ महसूस कर पाना, और उस जुड़ाव को जब हम महसूस करते हैं तो उस संबंध में जो भी मेरी जिम्मेदारी होती है, जो भी मेरी भूमिका होती है, मैं उसका तत्परता से निर्वाह करता हूँ। भैया आपने जो बोला कि अगर हम अपने सुख दुख का ध्यान दे रहे हैं और सामने वाले का कोई ध्यान नहीं है तो वो स्नेह नहीं है, तो इसको ही थोड़ा सा बदल दें कि वो अपना सुख दुख का ध्यान नहीं दे रहा लेकिन अपना पूरा ख्याल रख रहा है, तो वो स्नेह है कि नहीं? फिर से सेंटेंस फिर से। आपने बोला था कि हम अपने सुख दुख का ध्यान दे रहे हैं लेकिन सामने वाले का ख्याल नहीं रख रहे, उसके सुख दुख का ख्याल नहीं रख रहे, तो वो स्नेह नहीं है। और इसको थोड़ा सा बदल दें कि वो अपना ख्याल नहीं रख रहा सुख दुख का, उसको ध्यान नहीं है लेकिन अपना पूरा, हमारा पूरा ख्याल रख रहा है। आपका पूरा रख हमारा रहा है, पूरा। स्नेह है। यानी उसको मैं अपनी भाषा में कहूँगा तो जितना मैं अपने सुख दुख का ध्यान रखता हूँ उससे ज़्यादा आपके सुख दुख का ध्यान रखता हूँ, तो निश्चित रूप से स्नेह। भैया हाँ, एक मिनट, कहाँ पूछ रहे हैं? हाँ प्लीज, एक और कोई पूछ रहे हैं, अभी आता हूँ। भैया जितना मेरे को स्नेह की जो इन्फॉर्मेशन है ये समझ तो नहीं आया, जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने जैसे एक लाइन लिखी हुई थी कि जब स्नेह का भाव होगा तो क्षमा भाव ज़्यादा होगा। तो मैं खुद के अंदर देखती हूँ कि जब मैं छोटी थी या जो बच्चे होते हैं वो जल्दी क्षमा कर देते हैं, तो उसको मैं इस चीज़ ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ कि वो सम्मान में कैसे जाएगा कि मैं दूसरे को एक जैसे देख रही हूँ, और विश्वास में कैसे जाएगा कि दूसरा मेरा इंटेंशन मतलब उसका चाहना सही है, इंटेंशन ठीक है। हाँ, तो मैं ये क्षमा वाले भाव को इससे पकड़ में आई कि जैसे आपने पहले एक छिद्रान्वेषण शब्द उपयोग किया था, तो पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब वो उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है, तो मतलब कहने का मतलब वो छिद्रान्वेषण मेरा सही है, लेकिन फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि सत्यान्वेषण भी एक शब्द होता है, तो वहाँ पे मेरे को अब आ रहा है समझ में कि अगर हम दूसरे को क्षमा तभी कर पाते हैं जब हम उसकी चाहना को ध्यान में रखते हैं कि हाँ उसकी कॉम्पिटेंस नहीं है और वो मेरे जैसे ही है, तो मैं इस पॉइंट को ऐसे समझ। बढ़िया, एक मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ आपके प्रश्न पर। उसके पहले मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ कि स्नेह हम किसको कह रहे हैं। स्नेह का एकदम सिंपल मतलब है दूसरे को अपने के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पाना। ये लाइन समझ में आए? दूसरे के साथ अपना जुड़ाव महसूस कर पाना, एक नंबर बात। 2 नंबर, हम जुड़ाव जैसे ही महसूस करते हैं तो अपने सुख दुख का हम जैसे ध्यान रखते हैं वैसे अब आपके सुख दुख का भी हम ध्यान रखते हैं, नंबर 2। नंबर 3, आपके सुख दुख का ध्यान रखने के क्रम में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको फुलफिल करने के लिए हम अपनी ओर से कमिटेड रहते हैं। इतना ही स्नेह है। इस 3 लाइन पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, पहले हम आपका सुन लें फिर हम ओपन करते हैं। जी कौन बताएगा? माइक हमने क्या बात कही अभी स्नेह के बारे में, रिपीट कर दो कोई। हाँ करो। आपने सबसे पहले बोला कि स्नेह वो है जो आप दूसरे से अपनापन देख पाए, एक रिलेशन देख पाए सामने वाले के साथ। फिर आपने बोला कि उसको फुलफिल करने के लिए जो भी आपको मतलब अगर अपनापन देख पाए तो उसको बराबर देख पा रहे हैं, सिमिलर देख पा रहे हैं, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आप उसके लिए कमिटेड है। जी, तो ये 3 तो जैसा हम अपने सुख दुख के लिए कंसर्न रहते हैं वैसा अगले के सुख दुख के लिए भी हम कंसर्न रहते हैं, और उसके सुख के हिसाब से जो हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी, उसको फुलफिल करने के लिए हम कमिटेड रहते हैं। एक सेकेंड, आ रहा हूँ। ये क्लियर हो गया भैया? यहाँ एक डिफरेंस है। हाँ अभी आता हूँ ना, आपके प्रश्न पर आता हूँ, पहले इनसे तो पूछ लूँ। आ रहा हूँ, मुझे आपके प्रश्न का अच्छे से ध्यान है, ठीक है? अर्जी बच्चे कहते हैं कि आप बड़ों के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले इनका पूछ लें। जी बताइए। हाँ ये बात तो ठीक है भैया, लेकिन क्या है ना, हम लोगों के पास बैगेज बहुत हो गया है। हम लोग जब उसको चर्निंग करने जाते हैं ना तो बहुत देर में मक्खन निकलता है।
इनके पास वो बैगेज नहीं है, तो इनको लगता है कहाँ फालतू की बात किए जा रहे हैं। जी जी। तो नहीं भैया, मैं वहाँ से नहीं पूछ रहा हूँ कि बड़े की तरह से, नहीं, मैं वहीं से आप पूछ रहा कंटिन्यू हूँ। करें, आप प्लीज और कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है कि बच्चे नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे जो नहीं आ पाते हैं, तो और हो सकता है वो उस प्रोसेस में, एक्सप्लोरेशन Please, में सबको हेल्प करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। तो एक तो जब भी आपने बोला दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान देख पाना या पहचान पाना, और इवन इसका और थोड़ा आगे जाएं तो दूसरे के सुख दुख को अपने से ज़्यादा देख पाना, अपने सुख दुख से भी ज़्यादा देख पाना, तो वो बात समझ में आ रही। लेकिन जब हमें दिखाई देता है कि हमारा संबंधी जो कर रहा है उससे वो दुखी होगा और हम उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं, फिर भी वो उसको नहीं करता है, उसको करने के बाद वो दुखी होता है, तो उस समय मैं अपने अंदर ये देख पाता हूँ कि कंसर्न तो है, पर निर्वाह के रूप में मैं अपने आप को रोकता हूँ। तो ये क्या स्नेह के भाव में कमी की बात है? निर्वाह के रूप में रोकने का क्या मतलब उससे क्या, अगर उस जो दुख हो रहा है उसके बारे में पूरा बात हुई है, समझाया है, फिर भी वो स्टेप ले रहा है, तो उसके बाद जो तकलीफ़ें आने वाली हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा संबंधी किसी के साथ एक रिलेशन में जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि वो रिलेशन में जाना उसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी उसका निर्णय बनता है पूरे संवाद के बाद में कि मुझे उसमें जाना है। तो अब मैं ये बात उनसे उसी समय बोलता हूँ कि इसके बाद जो भी आपके जीवन में जो भी आएंगे इफ़ेक्ट्स, उसको फिर आपको फेस करना, मैं उसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा। तो इसको फिर आप कैसे बोलेंगे? अगर हमसे पूछेंगे तो मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अगर संबंधी के रूप में हम अगले को देखते हैं तो हम सुख और दुख में साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, साथ खड़े रहते हैं। निर्णय प्रक्रिया, अब उत्तर मैं दे देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, हम बार बार उस उत्तर को अपने से मैच कराने का कोशिश करते हैं और उसमें एक वो ढूंढेंगे, मतलब अपने लिए फेवरिज्म ढूंढेंगे, तो थोड़ा कठिन है। मैं बहुत ईमानदारी से उस बात को कह देता हूँ कि अगर लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। वेट अ मिनट, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ उसको। मेरी बात पूरी हो जाए तो फिर आप जरूर कहिए। अगर हमसे पूछेंगे तो मैं तो ये देखता हूँ कि अगर परिवार में संबंध के रूप में जीते हुए आप कोई निर्णय लेते हैं तो मुझे जो भी कहना होगा मैं ज़रूर कहूँगा। मैं वो उदाहरण नहीं लेता हूँ, मैं एकदम सरल उदाहरण लेता हूँ। खेत में गेहूँ बोना है कि चना बोना है, ठीक है। मेरे और अभिषेक के साथ में रहता हूँ, मान लीजिए उसको लगता है कि चना ही बोना है, गेहूँ ठीक नहीं, ठीक है। तो चना खेत में बोने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं कहूँगा अभिषेक अब तुम चना बोए हो तब तुम जानो, ठीक है। हम इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो तब सहयोग करेंगे जब तुम गेहूँ बोओगे, ठीक है। ये डिजाइन मेरे लिए नहीं जमता बहुत। मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ कि मुझे बहुत वो नहीं जमता। मुझे तो लगता है कि संबंध में एक बार कोई निर्णय अगर हुआ है, ठीक है, तो जो कमिटमेंट आपका है हम उसके साथ खड़े हैं, ठीक है। और जो कमिटमेंट मेरा होगा आप उसके साथ खड़े रहेंगे। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ किसी भी संबंध को। प्लीज कंटिन्यू। और ऐसा नहीं भैया कि मैंने उसको सरल उदाहरण दे दिया गेहूं चने का, जो हमारे यहाँ होता रहता है अक्सर। हाँ, इसीलिए वो उस कंटेक्स्ट में बैठ भी नहीं रहा जो आपने एग्जाम्पल दिया। और ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न पूछने वाला ये चाह रहा है कि आप सहमति दें, ऐसा भी नहीं होता। कहीं कहीं ऐसा होता है कि शायद आप उस बात को नहीं देख पा रहे हैं जिस कंटेक्स्ट में वो है, तो हो सकता है वो कंटेक्स्ट आपके जीवन में या आपके एक्सपीरियंस में नहीं हो, तो भी प्रश्न बन सकता है। तो सहमति का मतलब, प्रश्न का मतलब ये नहीं कि आपकी सहमति उसमें हो, ऐसा भी नहीं हो, देख पा रहा हूँ मैं। बढ़िया। तो जैसे और भी पॉइंट्स हैं, तो जैसे ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, रियल एग्जाम्पल से बात करता हूँ कि मेरे फ्रेंड का एक बेटा है जो एक रिलेशन में गया और बाद में मालूम पड़ा कि सी वाज ए हनी ट्रैपर, राइट। हनी ट्रैपिंग का मतलब पता है जी। तो अब वो हनी ट्रैपर के साथ रिलेशन में जाने के बाद जो होता है वो तो विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसको एक लेवल पर भी समझाया कि ठीक है अब जो हुआ उसको संभाल लेंगे, लेकिन अब उसके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। अगर रहते हैं तो फिर आपको उस मैटर को आपको देखना होगा। हालांकि वो वैसा कर नहीं पाया, उसके वापस उसने वही मिस्टेक की है। उसके बाद भी कंसर्न तो महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब उस लेवल पर जाकर के और आगे उसको मदद की जाए वो मेरे अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आ रहा है उतना कर लिया जाए और क्या।
नहीं, फिर इसको स्नेह के भाव में कैसे देखेंगे ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ये उत्तर तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप इस भाव को अपने अंदर कैसा देख रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा देख रहे हैं। मेरे के उत्तर देने का इसमें मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप स्नेह में अपना दायित्व और कर्तव्य या निष्ठा इसी बात के लिए देखते हैं, तो इसी बात के लिए देखिए। मेरी तरफ से उसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये मुद्दा इसका नहीं है कि मेरा कोई पोजीशन है, मेरा पोजीशन ही नहीं है। मैं तो एकदम सिंपल ये चाहता हूँ कि हम अपने अंदर झांक करके देखना शुरू करें कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। इतना ही पोजीशन है, इससे ज़्यादा पोजीशन नहीं है मेरी तरफ से। और उसको जितनी बार हम अपने अंदर पलट के देखेंगे, उसका उत्तर मिलना शुरू होगा। तो कितना दायित्व बनता है, कितना कर्तव्य बनता है, कितनी जिम्मेदारियां बनती हैं, उसका विस्तार आप करके देख लें। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि दूसरा हमको अगर अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, तो उसके साथ जीते हुए जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो भी आपको समझ में आता हो, उसके निर्वाह में निष्ठा होती है कि नहीं होती है, कमिटमेंट होता है कि नहीं होता है। ये बात दिख रही? बढ़िया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? और भैया और था अभी इसमें आगे थोड़ा सा। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो क्योंकि मैं जो आपने चेक पॉइंट्स दिए ना, ये पिछले शिविर में भी हुए थे, तब से इन चेक पॉइंट्स को लगा करके मैं अपने आप को चेक कर पा रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन तो ऐसे ही होगा कि जो चेक पॉइंट्स हैं उसको मैं अपने अंदर देखता हूँ, अगर वो नहीं पाता हूँ तो इसका मतलब स्नेह का भाव नहीं है। तो उन्हीं चेक पॉइंट्स पे जो प्रोसेस किया मैंने, उसी के प्रश्न में रख रहा हूँ, क्योंकि ये स्नेह से जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में आने वाला है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस रख रहा हूँ। दूसरा एक पॉइंट, दूसरे की उपलब्धियों में उतना ही प्रसन्न हो पाना जितना स्वयं की उपलब्धियों में होते हैं। तो इसमें भैया बहुत सारी उपलब्धियाँ ऐसी होती हैं, जैसे किसी ने ऐसा आविष्कार कर लिया मेरे बेटे ने, या मेरे बेटे ने ऐसा काम कर लिया जो समाज के लिए, प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, लेकिन उसको तो खुशी मिलेगी, उसमें उसको बहुत बड़ा पैसा भी मिलेगा या उसका कोई बेनिफिट भी होगा और उसको अच्छा भी लग रहा है, वो मुझसे शेयर भी कर रहा है, बट मैं उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ। तो या तो मैं बोलता हूँ बेटा जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछ लो, मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ, चाहे इसमें कितना ही पैसा मिल रहा है, चाहे कितना ही रिस्पेक्ट मिल रहा है। बात पूरी हो गई? जी। रिस्पॉन्ड करूं या और कुछ कहना है आपको? नहीं, आप करिए। देखिए, मैं तो बहुत सरल बात कह रहा हूँ कि दूसरे की उपलब्धियों को देख करके, मैंने उस वाक्य को पूरा बोला था, दूसरे की उपलब्धियों को देख करके हमको ईर्ष्या होती है कि प्रसन्नता होती है। इतना सीधा सा प्रश्न है। ठीक, हम क्लास में फर्स्ट आ गए, आप नहीं आ पाए, हम प्रसन्न होते हैं। आप फर्स्ट आए, हम नहीं आ पाए, हम आपको दोस्त के रूप में देखेंगे तो प्रसन्न होंगे कि आपसे ईर्ष्या होगी? इतना सीधा सा प्रश्न है मेरा तो। ठीक है, मैं जिसको पूछ रहा हूँ वो तो इतनी सीधी सी बात पूछ रहा हूँ कि अगले को अगर हम संबंधी के रूप में देखते हैं तो उसकी उपलब्धियों से हमको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? आप जिसको उपलब्धि ही नहीं मानते, उस पर क्या बात करनी? ठीक है, वो तो उपलब्धि ही नहीं है। हमारी और उसकी उपलब्धियों में ही भेद है। तो पहले उसी जगह पर चर्चा और संवाद की जरूरत है। उसी जगह पर हमको चर्चा और संवाद की जरूरत है कि मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति के रूप में जीते हुए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कार्यक्रम क्या है। उस जगह पर अगर संवाद पूर्वक एकरूपता को स्थापित नहीं करेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? आगे बात कैसे बढ़ेगी फिर? ये तो मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ईर्ष्या नहीं हो रही, लेकिन प्रसन्नता नहीं हो रही। और क्योंकि आपने इसको चेक पॉइंट दिया है तो मैं उसको क्लियर करना चाह रहा था। जी जी, उसी का उत्तर मैं दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल जो आपने दिया, फर्स्ट आने वाला एग्जाम्पल बहुत कनेक्ट नहीं होता है यहाँ पर। दूसरे ले लीजिए, तीसरे ले लीजिए। मैं मुख्य बात इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उपलब्धि किसी और चीज़ को मानते हैं, हम उपलब्धि किसी और चीज़ को मानते हैं, तो पहले समझ के जगह पर एकरूपता को सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि भाव के स्तर पर। पहले हमको समझ के स्तर पे जाके चीज़ों को रिजॉल्व करनी पड़ेगी, ना कि भाव के स्तर पर निर्वाह में जाकर के हम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे?
समझ के स्तर पर ही हम मानव को जैसा देख रहे, परिवार को जैसा देख रहे, समाज को जैसा देख रहे, प्रकृति को जैसा देख रहे, अगर वो देखने के नज़रिए में ही हमारे आपके भेद है तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? वो भेद तो रहेगा ना भैया, जब तक समझ पे काम नहीं होगा दोनों का, तो जब तक तो वो भेद जब रहेगा। तक वहाँ भेद रहेगा तब तक नीचे समस्या रहेगी। इतना सिंपल उत्तर है। हाँ, और भाव के रूप में परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ, निर्वाह के रूप में आता है। वही, उसको पलट के अपने लिए देखा जाए, हम तो उतना ही कह सकते, और तो मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि उसको देखा जाए, देखा जाए। और कोई बात भी था जैसे तो आगे हैं, अपने निर्वाह पर प्रधान रूप से ध्यान नहीं, मैं उस पर बात ही नहीं किया हूँ अभी तो जी। मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूँ उस पर। हमको जितनी बात करनी थी उतना कर दिया हूँ, वो तो मुद्दा में लाया ही नहीं हूँ। उधर माइक। ये आपने अभिषेक भैया का नाम लिया जी। उनके साथ 15 दिन रह के आया, अच्छा लगा। तो अब मैं, अगर आप दोनों का प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर रहे हैं तो मेरे को एक डिसीजन देना है। आपने चना के लिए बोला, उन्होंने गेहूं के लिए बोला। मेरे मन में एक लालच था, चना होगा कि यहाँ पे मैं लेके और प्रॉफिट कमा सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं जो सलाह दूंगा बेस्ट होगा जी तो वहाँ स्नेहपूर्वक तो मैं वहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ जी तो ये बात भी दिखना चाहिए। जी, ठीक कह रहे हैं। आप दोनों तो आपस में डिसीजन करके आपने तो स्नेहपूर्वक उनको मदद करने लगे, लेकिन मैं बीच में पढ़ रहा हूँ कि मैं ये पढ़ रहा हूँ कि भाई ये चना ही हो, मेरा प्रॉफिट हो जाए। बिल्कुल, देखिए क्या है, मैं कल भी इस बात पर ध्यान दिलाया था, आगे भी बात करूँगा। गलती हम लोगों से ये होती है कि हम डिसीजन पहले लेते हैं, डिस्कशन में बाद में जाते हैं। निर्णय हमारा पहले से फिक्स होता है, चर्चा हम उसके बाद शुरू करते हैं। वो फिर चर्चा नहीं है, दिखावा है। जब हम खूंटा अपना गाड़ी दिए हैं एक जगह पर, ठीक, फिर पूछने की क्या बात है कि खूंटा यहाँ गाड़ें कि वहाँ गाड़ें? फिर तो कोई बात ही नहीं है ना जी। फिर तो खूंटा यहाँ गड़ गया है, हम जस्टिफाई करेंगे कि क्यों यहाँ गड़ना ठीक है। चर्चा इसलिए हम लोगों की आगे नहीं बढ़ पाती बहुत बार कि हम डिसीजन को ही एक जगह पर फिक्स करके रख देते हैं, ठीक है, फिक्स करके रख देते हैं, तो चर्चा चलेगी कैसे उसमें आगे? समझदारी की बात को बार बार इसलिए कर रहे हैं कि उस बेसिक समझ को पकड़े बिना, मानव को ठीक ठीक समझे बिना, जीवन और शरीर का अस्तित्व समझे बिना, सुविधा का प्लेसमेंट समझे बिना, समझ और भाव के बिना हम आगे सॉल्व करने जाएंगे, चीज़ों को कैसे हल होगा? उस फंडामेंटल जगह पर ही अगर हमारी सहमति नहीं बन रही है एक दूसरे से, आगे जीने के कार्यक्रम में कैसे बातें बढ़ेगी? हमको पता ही है कि समझ के स्तर पर जितना भेद रहेगा, कार्यक्रम के स्तर पर उतना भेद होने के लिए बाध्यता है, बाध्यता है। वो बात बढ़ ही नहीं सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती। सॉरी, अब कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लीज। वैसे अभी तक हाथ नहीं इसलिए उठाया था ताकि मैं जा रहा हूँ आज, तो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो, ऐसी कोशिश मेरी थी। एक सवाल है, अगर आपको जवाब देना ठीक लगे तो। जैसे कि मेरे दादी है, मेरे दादी का स्वभाव कुछ अलग तरीके का है। अभी उनको पता है कि मेरे मम्मी है वही उनका एक सहारा है, तो उनको भौतिक तरीके से कभी आकर्षित करने का, मतलब कि मेरे दादी मेरे मम्मी को भौतिक तरीके से आकर्षित करने की कुछ कोशिश कभी कभार कर लेते हैं, अच्छी दो बात कर लेते हैं, जिससे मेरे मम्मी को ऐसा लग जाता है कि अब उनको मेरे प्रति भाव है, तो उनका प्रतिभाव बदल जाता है। वो उनके लिए उनसे 2 गुना 4 गुना कुछ करना चले जाते हैं। वो करने के बाद फिर उनका जो गलत असल भाव है, जो तब वो जो बाहर आता है, तब उनको जो बुरा लगता है, फिर जो माहौल बनता है वो और मैं तो अभी जीवन विद्या में बहुत पीछे हूँ, मेरा ये दूसरा ही शिविर है। मेरे मम्मी का
ऑनलाइन तो पता नहीं, ऑफलाइन का तीसरा अध्ययन बिंदु में भी पहुंच चुके हैं वो। तो कभी कभार मुझे लगता है कि मेरी भी शायद थोड़ी बहुत ऐसी परिस्थिति होती है, तो मतलब कि उसका क्या किया जाए अभी समझ में नहीं आ रहा। बार बार जो एक बेसिक चूक हम करते रहते हैं ना, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। बार बार हम जा कर के इस जगह पे रुकते हैं कि हम अपने भाव के आधार को, अपने समझ को नहीं बना करके दूसरे के व्यवहार को बनाते हैं। ठीक है, इतनी देर से जो समझने की बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं, मानव को समझने के आधार पर मानव मानव संबंध समझ में आता है और संबंध में भाव के निर्वाह की बात है। ये बात हम नहीं कर रहे हैं कि दूसरा हमारे साथ क्या करेगा, इस आधार पर हम अपना भाव तय करेंगे। अगर वो करेंगे तो कभी हमारे भाव की स्थिरता और निरंतरता नहीं हो सकती है। अगर आपका व्यवहार ये तय करने वाला है कि मैं आपके साथ क्या व्यवहार करूँगा, तो फिर कैसे उसकी स्थिरता और निरंतरता होगी? क्योंकि आपके व्यवहार में ही एक बार अच्छा दिखाई देता है, एक बार खराब दिखाई देता है। और जो आपकी भाषा भी है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप अच्छा करें, अच्छा है, जैसे ही खराब करते हैं ना, हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हो सकता है वो अच्छा वाला भाग ही उनका मूल प्रवृत्ति हो, ये खराब वाला गलती से आ गया हो। हम कहते हैं नहीं, एक खराब वाला तो उसका मूल प्रवृत्ति है, अच्छा वाला गलती से दिखावे के लिए आ गया था। ठीक है, ये देखने के नजरिए को देखेंगे ना, तो वो बात पकड़ में आएगी कि कैसे उसको हम देख रहे हैं। तो अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि समझदारी के आधार पर हम विश्वास के भाव की भी बात किए हैं, सम्मान के भाव की भी बात किए हैं, स्नेह के भाव की भी बात कर रहे हैं। मानव को समझने के आधार पर और मानव मानव संबंध को समझने के आधार पर हम इन भावों की बात कर रहे हैं, ना कि दूसरा क्या कर रहा है इस आधार पर हम इन भावों की बात कर रहे हैं। दूसरे के करने के आधार पर अगर हम अपने भाव को तय करने जाएंगे, जब वो अच्छा करेगा हमारा भाव ठीक दिखेगा, जिस क्षण से वो खराब करना शुरू करेगा मेरा भाव उसी क्षण से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इस विधि से अगर हम जी रहे हैं तो हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे रखा है। वो जब एक तरह का बटन दबाता है तो हमारे अंदर एक अच्छा भाव दिखाई देता है, और जब दूसरे तरह का बटन दबाता है तो हमारे अंदर एक दूसरा खराब वाला भाव दिखने लगता है। इसका मतलब हमारे भाव हमारे समझ से नहीं आकर के दूसरों के व्यवहार से तय हो रहे हैं, दूसरों के करने से तय हो रहे हैं। यहाँ देखिएगा, जितनी बात हम किए ना, विश्वास की बात किए, सम्मान की बात किए, स्नेह की बात किए, मैं अगर आपको संबंधित देख पा रहा हूँ और मुझे मानव मानव संबंध दिखाई देता है, तो इस आधार पर हमारे अंदर स्नेह का भाव आता है, ना कि सुबह हमको आप एक कप चाय लाके दे दिए हैं, इस आधार पर स्नेह का भाव है। चाय लाने के आधार पर अगर स्नेह का भाव हम तय करने जाएंगे ना, जिस दिन आप चाय नहीं लाके देंगे उस दिन हमारी मुद्रा भंगिमा बदली हुई दिखाई देगी आपको। ठीक, तो जैसे जैसे चाय में चीनी कम होती है ना, वैसे वैसे लगता है जिंदगी में स्नेह भी कम होता चला जाता है। जी भैया, मतलब सेल्फ और बॉडी बहुत अलग अलग देखेंगे तो ही हम आराम से जी सकते हैं जी। और खुद का मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी तरफ से अपना अपना कर लो। और बाकी मतलब एक तरह से अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर दूसरा आपको लग रहा है कि दूसरा आपको मारने के लिए आ रहा है, तो अपने आप को साइड होके अपने आप को बचा लो और उस पर रिएक्ट मत करो या निकलने दो। वही अपना साइड हो पाए, और अगर ध्यानाकर्षण करना है तो उसके तरीकों पर हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जी, ये लास्ट क्वेश्चन सुन के हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक, मैं कह रहा था सर, ये स्नेह के बारे में मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे कि स्नेह में हमने पढ़ा अभी, जैसे आपने बताया कि हम सामने वाले को अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उसकी खुशी में खुश होना महसूस करते हैं, उनकी उपलब्धियों में भी खुश होना महसूस करते हैं। पर ये मैं जानता हूँ ये चीज़ कि मनुष्य का व्यवहारिक गुण ये है कि वो जो देता है अच्छा देता है, वो चाहता भी है कि वो मिले, परंतु अगर ये चीज़ नहीं मिलती मुझे तो क्या ये ना दूं, ये अच्छा, ये चीज़ सही है या नहीं?
जैसे कि एक और चीज सर, हाँ, एक और चीज कंटिन्यू है। कंटिन्यू। जैसे कि हम अपनी माँ को देखते हैं, जैसे माँ होती है वो बेशक ही आपको स्नेह करती हैं, प्यार करती हैं, आपसे उम्मीद भी रखती है, क्योंकि ये तो मनुष्य का गुण है, वो चाहता ही है कि आप वो जो दे रहे हैं वो उन्हें वापस मिले ही सही। पर अगर आप उन्हें स्नेह नहीं देते हैं फिर भी वो निस्वार्थ होके आपको वही स्नेह आपको देती हैं, तो क्या सर ये हम हर बार देखें कि मैं दे रहा हूँ तो ज़रूरी है कि वो सामने वाला भी दे? मैं निस्वार्थ होना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता? मैं हर बार इसी बेसिक पर आऊँगा कि हमारा स्नेह किस बात से तय हो रहा है, दूसरे के करने से तय हो रहा है या अपनी समझदारी से तय हो रहा है। हम स्नेह के भाव से क्यों जीना चाह रहे हैं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के लिए या हमको अपनी प्रसन्नता दिखती है इसलिए जी रहे हैं? अगर हमको अपनी प्रसन्नता दिखती है तो क्या फर्क पड़ता कि आप हमारे साथ क्या करते हैं। मैं तो बेसिक से उसको दूसरे दिन बताया था, सामने वाले का गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, आप अपमान से, विरोध से, घृणा से जीते हैं ना। हमको दिखाई देता है कि जिस क्षण मेरे अंदर अपमान आता है, विरोध आता है, घृणा आती है, ईर्ष्या आती है, मैं उसी क्षण दुखी होता हूँ। तो आप जैसे ही अपमान से, विरोध से, घृणा से, ईर्ष्या से मेरे साथ प्रस्तुत होते हैं, हमको सबसे पहले दिखाई देता है कि आपने अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर लिया। अब हम जाके धक्का मारेंगे कि अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे? हम ब्रेक मारते हैं क्योंकि हमको अपना हाथ पैर नहीं तुड़वाना, अपनी गाड़ी नहीं तुड़वानी। ठीक, आप रॉन्ग साइड से भी उठ के आ रहे हैं तो हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते कि तुम तो गलत साइड से आ रहे हो, हम ठीक साइड से हैं, मार लो। ठीक, हमको ये दिखना जरूरी है कि स्नेह के भाव में जीना मेरे अपने सुखी होने की जरूरत है। ये जितना जितना दिखता जाएगा ना, उतना उतना दूसरे का पन्ना खोलने का जरूरत ही नहीं रह जाता है कि वो क्या कर रहा है हमारे साथ। हमको पता चल गया कि मेरे सुखी होने के लिए स्नेह के भाव के साथ जीना है, फिर आप क्या कर रहे हैं ये तो मेरे लिए बहुत गौण हो जाता है, वो अब आधार ही नहीं बनता है मेरे स्नेह का। भैया उतना ही कहूँगा जी। तो भैया इन भावों को अपने अंदर स्टेब्लिश करके हमें दूसरे को देना है। ये बात इतनी छोटी सी है लेकिन उतर नहीं पा रही है, क्योंकि बात समझ आ जाए तो मुद्दे ही खत्म हो जाते हैं ना सारे। फिर जिंदगी के रस खत्म हो जाएंगे। तो ये इतनी डिफिकल्ट क्यों है, गलती क्यों हो रही है? और गाड़ी तो हम चाहे सस्ती भी लाएं महंगी लाएं, उसको ठोकेंगे नहीं दूसरे से, वहां पे भी समझ आएगा, लेकिन खुद तो हर क्षण जा जाके भिड़ने का सारा काम करते ही हैं। क्योंकि बचपन से गाड़ी का महत्व तो समझ में आया है, अपने भाव का महत्व तो नहीं समझ में आया है। बचपन से गाड़ी का, कपड़े का महत्व तो समझ में आया है, अपने भाव का महत्व तो नहीं समझ में आया है। मैं हर बार कहता हूँ, हम अपने कपड़े के लिए, चेहरे के लिए इतने कॉशस हैं कि जल्दीबाजी में भी घर से निकलना हो ना, आईना देखना नहीं भूलते। ठीक, क्योंकि हमारे लिए चेहरा महत्वपूर्ण है, कपड़ा महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अंदर संस्कार की क्या हालत है, विचार की क्या हालत है, भाव की क्या हालत है, समझ और मान्यता की क्या हालत है, वो पलट के देखने का भी अवसर नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं उसका उत्तर तो इतना ही है कि मतलब हमने अभी इसको प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं है, मतलब समझ जो है ना वो हमारी यहाँ पे बनी आप ही नहीं है। देखिए ना, हम बच्चे को 20 साल किस काम में लगाते हैं, दिख जाएगा प्रायोरिटी कहाँ है, साफ हो जाएगा। ये तो हम अपना 20 साल कहाँ लगा के आए हैं, यही देख लें, प्रायोरिटी तय हो जाएगी। तय हो जाएगी। कुछ कह रहे, कहिए कहिए। निर्वाह और दायित्व, इंग्लिश। निर्वाह इज फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़िया, 2 शब्द के लिए मैंने आपको बहुत देर प्रतीक्षा करवा दिया, सॉरी। तो आगे देखेंगे ना, स्नेह के साथ 2 भाव पर मैं और बात कर देता हूँ, ममता और वात्सल्य पर। ममता का मतलब है जब हमको अगला अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है, और मानव को जब हम जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में पहचानते हैं, तो दोनों का ध्यान रखेंगे कि किसी एक का ध्यान रखेंगे? क्या करेंगे? दोनों का ध्यान रखेंगे? नहीं,
तो शरीर का ध्यान रखने की जो प्रवृत्ति है हमारी, उसका जो भाव है हमारा, उसका नाम ममता है। और मैं के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव है, उसका जो ध्यान रखने का भाव है, उसका नाम वात्सल्य है। तो मैं का ध्यान रखने का मतलब है जीवन की जो मैं की जो आवश्यकता हमको समझ में आई थी, सही समझ और सही भाव की, तो संबंधी को समझदार व जिम्मेदार बनाने की जो स्वीकृति है, उस भाव का नाम वात्सल्य है। संबंधी के मैं को, जो मेरा संबंधी है, जिसके प्रति मेरा स्नेह का भाव है, उसके मैं को समझदार जिम्मेदार बनाने की जो स्वीकृति का भाव है, उसका नाम वात्सल्य है, गाइडेंस। और संबंधी के शरीर के पोषण, संरक्षण, नर्चर और प्रोटेक्ट करने की जो स्वीकृति है, उसका नाम ममता है। तो स्नेह के साथ नेचुरली ममता और वात्सल्य आता है। ठीक है, बॉडी का ध्यान रखने के संदर्भ में ममता, केयर, शरीर सेल्फ का ध्यान रखने के संदर्भ में वात्सल्य। इन दोनों में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? वात्सल्य, क्योंकि मैं को समझने जीने का काम अगर समझदार जिम्मेदार बनाने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ शरीर का ध्यान रखेंगे, तो उसको तृप्ति तो मिलेगी नहीं, शिकायत होनी ही है। शिकायत होगी तो पलट के कुछ न कुछ करेगा ही, कि नहीं? ये ठीक है, बढ़िया। आगे देख लेते हैं। थोड़ी बात में श्रद्धा के ऊपर कर देता हूँ। श्रद्धा का मतलब है श्रेष्ठता की स्वीकृति का भाव, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेलेंस। तो श्रेष्ठता क्या है आप पूछेंगे, एक्सेलेंस क्या है? तो ये जो 4 लेवल्स हमने समझा ह्यूमन बीइंग का, मानव, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों लेवल पर हार्मनी को समझना और हार्मनी के साथ जीना, ये श्रेष्ठता है। एक्सेलेंस क्या है, श्रेष्ठता क्या है? तो हार्मनी को ह्यूमन बीइंग, फैमिली, सोसाइटी और नेचर, इन चारों लेवल पर समझना और उसको जीना, ये श्रेष्ठता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा कहते हैं कंपटीशन को। मैं बहुत उसको डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दिला देता हूँ। श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा में अंतर क्या है? ठीक है। एक्सेलेंस अगर होता है, श्रेष्ठता अगर हम में होती है कि मैंने इन सभी जगहों पर व्यवस्था को समझा है, हार्मनी को समझा है और हार्मनी में हम जी रहे हैं, तो हम दूसरों को ऐसा बनने जीने में सहयोग करते हैं। श्रेष्ठता अगर हम में है कि हमने चीज़ों को ठीक ठीक समझा है, हम वैसा जीते हैं, तो दूसरों को भी वैसा समझने जीने में हम सहयोग करते हैं, क्योंकि दूसरा हमको अपने संबंधी के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर वो श्रेष्ठता नहीं है, प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा में हम दूसरे को अपने जैसा बनने से रोकते हैं। ठीक है, कम से कम सहयोग तो नहीं ही करते हैं, बहुत बार रोकते हुए भी दिखाई देते हैं। ये अंतर है श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा का, एक्सेलेंस और कंपटीशन का, ये अंतर है। एक्सेलेंस का मतलब है सही को समझना और सही जीना इन चारों लेवल्स पर। ये होता है तो हम दूसरे को भी सही समझने जीने में सहयोग कर पाते हैं। ये नहीं हो करके कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो, तो हम दूसरे को अपने जैसा बनने से रोकने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। माइक। कंपटीशन जिसको अभी उसका एकदम सिंपल मतलब है। मैं क्लास 5 में पुणे में एक वर्कशॉप ले रहा था, तो बच्चे जब क्लास करके नोट्स बना के आते हैं ना, तो ये नोट्स अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नंबर कम आए, हमको ठीक आ जाए। ये प्रतिस्पर्धा है जिसको मैं कह रहा हूँ, या कंपटीशन जिसको मैं कह रहा हूँ, वो जगह ये है कि जो हमको आता है वो हम दूसरे से छुपाते हैं, दूसरे को वैसा बनने से रोकते हैं। बहुत बार ये दिखता है कि कंपनियों में, माइक ले लो, कंपनियों में जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, हम इंश्योर करते हैं कि दूसरे उसको बना नहीं सकें, उसके 200 तरीके अपना रखे हैं लोग। जी। पर
अगर मैं गलत हूँ किसी चीज में, है ना, और मुझे दिख रहा है, अच्छा एक बात और मुझे क्लैरिफाई करनी थी। सबको लगता है मेरे क्वेश्चन से कि मैं बहुत ही ट्रबल्ड किड हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट, आई एम स्टडीइंग साइकोलॉजी, सो आई हैव अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस ड्यू टू दैट एज वेल। अच्छा, नाउ क्वेश्चन जी। तो अगर मैं खुद ही गलत हूँ एंड मुझे दिख रहा है कि आई एम रॉन्ग इन दीज थिंग्स, एंड तब मैं सामने वाले को मेरे जैसा बनाने से रोक रही हूँ, तो वो तो स्नेह हुआ ना फिर। वही तो, आप गलत हैं तो फिर श्रेष्ठता है ही नहीं ना, एक्सेलेंस ही नहीं है। एक्सेलेंस ही नहीं है तो फिर दूसरे को अपने जैसा बनाने का कोई मतलब ही नहीं हो। तो अच्छा ही कर रहे हैं, गड्ढे में गिरे हैं और दूसरे को भी हाथ पकड़ के खींचेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उसको बाहर रहने दे रहे हैं। हाँ बोलो, हमको लगा आशीर्वाद दे रही हो हमको। स्नेह से रिलेटेड क्वेश्चन था। मतलब जैसे अगर मेरा दोस्त है कोई भी, अगर बहुत ही अच्छा, एक्चुअली मेरा ना स्नेह है उससे, तो मतलब अगर मैं क्लास में उससे कम नंबर आए मेरे और उसके मेरे से ज़्यादा आए और काफ़ी ज़्यादा आए, तो मैं चाहती हुए भी मैं उसके लिए खुश महसूस नहीं कर पा रही हूँ अपने दुख की वजह से। तो क्या वो स्नेह है उधर या नहीं है? वही, अपने दुख की वजह से अगर डूबी हुई इतनी हो कि उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर अपना दुख नहीं है और उसका नंबर हमसे सहन नहीं हो रहा है, तब तो स्नेह नहीं है। और इनफैक्ट ठीक से देखोगे ना इसमें, तो ये हमको दिखने की जरूरत है कि अगले का अगर मार्क्स ठीक है और उसकी हमको सहयोग करने की प्रवृत्ति है, तो हमारी मैत्री बनी रह पाती है। अगर वो कॉपरेशन की टेंडेंसी नहीं है उसमें, तो फिर मैत्री का चल पाना बहुत कठिन है, हमारे रिलेशनशिप का चल पाना बहुत कठिन है, संबंध का चल पाना कठिन है। सहयोग मतलब किस? कॉपरेशन, हमको भी ठीक समझ लें और हमारे नंबर ठीक हो जाएं, इसमें बढ़िया। हम थोड़ा ग्लोरी और ग्रेटिट्यूड पर और बात कर देते। जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, उनके प्रति जो भाव है ना, उसका नाम है ग्लोरी, गौरव। जिन्होंने भी श्रेष्ठता के लिए किसी भी जगह पर प्रयास किया है, जिन्होंने श्रेष्ठता को पा लिया है, उसके संदर्भ में भाव का नाम था श्रद्धा। जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है और कुछ अंशों में उसको पाया भी है, उसके प्रति जो भाव है उसका नाम है गौरव। और कृतज्ञता का मतलब है जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, ठीक है। फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सेलेंस, इसका नाम है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर विकसित होने के लिए दूसरे से मिलने वाले सहयोग पर ध्यान होना जरूरी। ये बात समझ में आती? आप खूब सहयोग करो मेरा अगर उसको पहचानने पर ध्यान नहीं हो, तो ग्रेटिट्यूड कैसे आएगा कि नहीं? तो जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है, उनके प्रति जो भाव है उसका नाम है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। ये होमवर्क देके मैं ब्रेक कर देता हूं कि कृतज्ञता के लिए ये देखना चाहिए कि दूसरे से मिलने वाले डायरेक्ट, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट, दूसरे से मिलने वाला जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग है, उस पर अगर हमारा ध्यान नहीं है तो कृतज्ञता कैसे आएगी? कृतज्ञता के होने के लिए दूसरे से मिलने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग पर जो हमारा कॉपरेशन किया है, उसने सहयोग किया है, हमको हेल्प किया है, उसको ध्यान देना और पहचानना जरूरी है। अभी देखना चाहिए कि हमारी आदत जो बन गई है वो किस बात की बनी है, दूसरे से मिलने वाले सहयोग को देखने पर, या जहाँ जहाँ वो सहयोग नहीं कर पाता है सिर्फ उतने को पहचानने पर। ये प्रश्न क्लियर है कि हमारा जो अभी ध्यान बना रहता है दूसरे के साथ जीने में, वो किस पर बना रहता है? दूसरे ने जहाँ जहाँ हमको सहयोग किया है, सहयोग पता है, हेल्प, जहाँ जहाँ हमको जीने में सहयोग किया है उस पर हमारा ध्यान बना रहता है, या जहाँ जहाँ वो किसी कारण से नहीं कर पाया है हम सिर्फ उतने पर अपना ध्यान बना के रखते हैं। दूसरी बात लिखी है कि हम प्रधान रूप से क्या देखते हैं, दूसरे में अगर 90 चीज़ें अच्छी हैं, 10 चीज़ें कम हैं, तो हमारा ध्यान प्रधानता से कहाँ रहता है, उन 90 अच्छी चीज़ों पर या 10 खराब चीज़ों पर?
विचार किया जाए। मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ के छोड़ दे रहा हूँ, उत्तर तो लौट के देखेंगे। अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड है तो उसकी पहचान क्या है? कृतज्ञता की मैं कहता हूँ क्या है वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट उनके साथ व्यवस्थित होने लगता है। शिष्ट होने का मतलब है व्यवस्थित होना, संतुलित होना, ठीक होना। जिस किसी के लिए प्रति भी हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होता है, हमारा व्यवहार उनके प्रति शिष्ट हो जाता है, संतुलित हो जाता है। बाकी जगह भले नहीं हो, लेकिन वहाँ तो हमारे जीने में शिष्टता दिखाई देने लगती है। दूसरा, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो प्रवृत्ति हमारी दिखाई देती है। ऐसा होता है कि नहीं, इसका जांच परख किया जाए। मेरे ब्रेक का टाइम हो गया है, इसलिए मैं अब सुनील भैया को हैंड ओवर कर देता हूँ सिस्टम।